सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए मेरे मित्रों, आज हम हिंदी समास को पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास में समास की परिभाषा, समास के भेद, अव्ययी भाव समास क्या होता है और कितने समास होते हैं, सारे समासों पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट समासों पर चर्चा करेंगे। चलिए तो आज की सबसे पहली क्लास समास की होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई, अगर आपसे कोई पूछ ले कि समास की परिभाषा क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो बता दो संक्षेपीकरण। ठीक है। और समास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो हो गया सम और दूसरा आस। ठीक है। अच्छी तरह से बैठना, सम मतलब भली भांति या अच्छी तरह से, आस मतलब बैठना, अर्थात जो एक पद दूसरे पद के साथ भली भांति सम्मिलन हो जाए, सम्मिश्रण हो जाए और दो या दो से अधिक पदों का संक्षेपीकरण कर दिया जाए, एक कर दिया जाए, दो या दो से तीन पदों को एक कर दिया जाए, तो वो समास होता है। संधि में क्या होता है? वर्णों का परस्पर मेल होता है। और समास में क्या होता है? शब्दों का परस्पर मेल होता है। अब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। कभी निरर्थक शब्द नहीं होगा समास में, ध्यान दीजिएगा। सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेखपाल की हिंदी की जबरदस्त तैयारी के लिए 25 में 25 लाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत, फ्री मेहनत, निशुल्क मेहनत, सब कुछ फ्री है। पीडीएफ फ्री देंगे आपको, सारे नोट्स फ्री हैं और वीडियोस, लेक्चर सब फ्री हैं। मैं कोई पेड क्लासेस नहीं चलाता। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल सिलेबस, वहां जाइए। समास के भेद अगर हम बात करें, अगर कह दिया जाए पदों की प्रधानता के आधार पे चार, और हां अगर ऑप्शन में चार ऑप्शन है, 4, 6, 3 और 5, तो आपको 6 टिक करके नहीं आना है, बल्कि 4 टिक करके आना है। ठीक है। मूलतः समास के चार भेद हैं। बोलो कितने भेद हैं? चार। समास कितने प्रकार के? चार। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने? चार समास होते हैं। समझ में आया? पदों की प्रधानता के आधार पे चार समास होते हैं। यह बात क्लियर हुई। लेकिन 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 कुल भेदों की अगर हम चर्चा करें तो कितने? 6 होते हैं। कुल भेद कितने हैं? समास के कुल भेद कितने? बोलो 6। समास के कितने कुल भेद? 6। समास के 6 भेद हैं। कितने? समास के 6 भेद कुल हैं। लेकिन अभी फिर आप गौर कीजिए, अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तो 6 टिक करके आइए। अगर ऑप्शन में 6 और 4 दोनों हैं तो आप 4 टिक कीजिएगा, ना कि 6। समझ में आया? एक बार फिर से क्लियर करें हम। अगर ऑप्शन में पूछता है समास के कितने भेद हैं और 6 और 4 दोनों दिए हैं, तो भाई सही दोनों हैं, लेकिन आपको टिक क्या करना है? 4, क्योंकि पदों की प्रधानता के आधार पे मुख्य भेद 4 ही हैं, 2 गौड़ भेद हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। तो समास के भेद कितने? बोलो 4। अगर पूछे कुल तो 6, और अगर पूछ ले आपसे 4 और 6 दोनों ऑप्शन देके, तो आपको क्या लगाना है? 4, ना कि 6। बात समझ में आई? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए समास में पद कितने होते हैं भाई साहब, तो सभी जानते हैं समास में 2 पद होते हैं। एक तो पूर्व पद यानी पहला पद, और एक तो उत्तर पद यानी बाद का पद। एमए किया आपने उत्तरार्ध पूर्वार्ध, है ना? पूर्वार्ध उत्तरार्ध ऐसे बोलते हैं। तो उत्तरार्ध मतलब बाद का आधा, पूर्वार्ध मतलब पहले का आधा। तो पूर्व पद यानी पहले का पद और उत्तर पद यानी बाद का पद। तो समास में पद पूछे तो कितने? 2। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब प्रश्न थोड़ा सा अन्य तरीके से बनने लगे, है ना? अन्य तरीके से प्रश्न बनने लगे। तो पद कितने? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब समस्त या सामासिक पद क्या होता है? समस्त पद किसे कहते हैं? जिसे समस्त पद कहते हैं उसी को सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समस्त पद है वही सामासिक पद है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। अभी मैं आगे उदाहरण से समझा दूंगा कि समस्त पद क्या है और सामासिक पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तो समस्त पद और सामासिक पद और समास विग्रह, जैसे कह दिया जाए आपसे यथाशक्ति, जैसे कह दिया जाए यथाशक्ति, ये क्या है? ये है आपका समस्त पद। ये क्या है? ये आपका है समस्त पद। अगर कह दिया जाए शक्ति के अनुसार, अगर कह दिया जाए शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। ये क्या हो गया? विग्रह। तो ऐसे देकर के पूछ सकता है कि आप यथाशक्ति
और शक्ति के अनुसार। तो बताइए इसमें समस्त पद कौन है? समस्त पद है यथाशक्ति, और शक्ति के अनुसार क्या है? ये समास विग्रह आपका है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जैसे मनचाहा है, तो मनचाहा क्या है? समस्त पद है। और अगर कह दिया जाए मन से चाहा, यहां पे तो थोड़ा चेंज करिएगा, मन से चाहा। ठीक है, अगर मन से चाहा तो क्या हो गया? ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? समास विग्रह। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं भाई समास विग्रह क्या है। तो वो आप समझ ही चुके हैं, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह होता है, यानी कि अलग अलग कर देना समासिक पदों को समास विग्रह होता है। मन से चाहा, यहां पे लिखिएगा मन से चाहा तो मन चाहा हो जाएगा। अच्छा, अब प्रधान खंड क्या होता है? प्रधान या मुख्य खंड क्या होता है? ये भी देखिए समास के ये शब्द हैं, ये समास में प्रयुक्त होने वाले विग्रह के समय, समास बनाते समय ये मुख्य सेंटेंस, ये मुख्य शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो प्रयोग होते हैं, इनके अर्थ भी जानना आपको जरूरी है। पर अगर आपसे पूछ ले कि यथाशक्ति में प्रधान खंड कौन सा है, ठीक है, या प्रतिदिन में प्रधान खंड कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? जिस पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस पर अर्थ का क्या पड़ता है? प्रधान या मुख्य बल पड़ता है, वो प्रधान पद होता है या प्रधान खंड कहलाता है। जैसे प्रतिदिन में प्रति जो है वो आप क्या क्या है? प्रधान खंड है। प्रतिदिन में प्रति क्या है? प्रधान खंड है, यानी मुख्य खंड है, यानी कि मेन पार्ट है। तो इसमें प्रधानता किसकी है? प्रथम पद की प्रधानता है ना। प्रतिदिन माने हर एक दिन, रोज रोज। ठीक है, अब प्रधान या गौड़ खंड किसे कहते हैं? जिस पर बल नहीं पड़ता है। जैसे प्रतिदिन में जो दिन है, तो प्रति ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां प्रति अव्यय है, प्रति मुख्य पद है, तो इसलिए अब प्रधान या गौड़ खंड किसे कहते हैं? जिस पर बल कम पड़ता है, जो मुख्य नहीं होता है। सीधी सी बात है, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं आती है। पहचान देख लीजिएगा, ये आपके काम आएगी, ये ट्रिक से समझिएगा। आप अव्ययी भाव पढ़ रहे हैं, बहुत बार पूछा गया कि अव्ययी भाव में कौन से पद की प्रधानता होती है, तो आपको बता देना है कि भाई कौन से पद की प्रधानता होती है। जैसे अव्ययी भाव में पूर्व पद आपका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन विशेषण और विशेष्य होगा। विशेषण और विशेष्य होगा, यानी कि जैसे कह दिया जाए काला घोड़ा, जैसे कह दिया जाए काला घोड़ा, तो अब इसमें घोड़ा क्या है? विशेषण विशेष समझना। घोड़ा क्या है? घोड़ा होगा विशेष्य और काला होगा विशेषण। ठीक है, काला होगा विशेषण, यानी विशेषता बतलाने वाला विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। तो इसलिए कर्मधारय समास में उत्तर पद तो प्रधान होता है, लेकिन ध्यान देना है विशेषण और विशेष्य का भाव होगा। विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारयः, यानी विशेषण और विशेष्य उसमें जरूर होगा। काला घोड़ा, नील कमल, है ना, तो ऐसे जरूर होगा। दिगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दिगु में क्या होता है? उत्तर पद। अब देखो, दिगु में भी उत्तर पद, कर्मधारय में भी उत्तर पद और तत्पुरुष में उत्तर पद, लेकिन कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेषण बहुलम होता है। और उत्तर पद प्रधान इसमें दिगु में होता, तो इसमें क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। ट्रिक याद रखिए, प्रथम पद संख्यावाची होता है, लेकिन कुछ अपवाद होंगे, वो भी हम आपको बताते चलेंगे कि भैया ये अपवाद है, संख्या तो है लेकिन ये होगा नहीं दिगु समास में। ऐसे कुछ शब्द आएंगे, वो भी मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन ऐसे ज्यादा शब्द है नहीं। उत्तर पद प्रधान होता है दिगु समास में, और संख्यावाची प्रथम पद होता है। आप समझिए, जैसे चौराहा में चौ क्या है? चार, इसलिए वो संख्यावाची। त्रिनेत्र में क्या है? त्रि। ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र में देखो यहां पे होता है, मैं आगे चर्चा करूंगा कि त्रिनेत्र बहुब्रीहि होगा या फिर त्रिनेत्र क्या होगा आपका? ये होगा क्या? त्रिनेत्र क्या होगा? बहुब्रीहि होगा, या त्रिनेत्र आपका क्या हो जाएगा? दिगु होगा। ये हम बाद में चर्चा करेंगे, साथ साथ में जब हम आपको हर एक समास पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व माने दो का भाव, तो द्वंद्व माने दो का भाव, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसे याद रखिएगा आप। दोनों पदों की प्रधानता किसमें? यानी उभय पद प्रधानः द्वंद्व समासः। उभय पद प्रधान होते हैं, उभय अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? अब बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि अन्य पद प्रधान होता है। जैसे चंद्रशेखर कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा?
चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव। तो भगवान शिव यानी यहां पे ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा है, अन्य है, कोई और पद प्रधान है। जैसे चंद्रशेखर कहा गया, चंद्रमा है जिसके सिर पर, तो वो कौन? शिव जी। अन्य पद अलग की हम अर्थ ले रहे हैं। अब आते हैं पहले समास पर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपका अव्ययी भाव समास। क्या पूछा जाता है? अव्ययी भाव समास अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। पहली लिंक से ही पुरानी पीडीएफ भी, उसी पेज पे सारी जितनी भी क्लासेस चल चुकी हैं A to Z सबकी लिंक प्रोवाइड है। एक ही पहली लिंक से आप क्लिक करेंगे, एक उस पेज पे चले जाएंगे और उसी पेज पे तमाम आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जो पुरानी पढ़ाई जा चुकी हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि उस पर भी आपको अपडेट मिलती रहे। अव्ययी भाव समास देखिएगा, जिस पद में पूर्व पद अव्यय हो। अभी अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और काल परिवर्तन पर जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अव्ययी भाव। अव्यय जिसमें पहला पद हो वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे यथाशक्ति बहुत पूछा गया, हजारों बार पूछा गया। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक आप लिख लीजिएगा। इसकी ट्रिक है उपसर्ग लगा होगा। क्या होगा? उपसर्ग लगा होगा या अव्यय लगा होगा। पहला पद उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। और उपसर्ग होगा तो आप जानते ही हैं, अनु, उप, आधि, प्रा, परा, अप, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। तो ये भी आएंगे। तो जैसे देखो यहां पे आमरण, ये बड़ा आ क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग लग गया, अव्यय हो गया, मरण तक इसका विग्रह कर देंगे। आमरण यानी मरण तक, मरने तक या मरण पर्यंत या मृत्यु पर्यंत इसका हो जाएगा। ठीक है, आमरण। यथाशक्ति माने, यथा मीन्स होता है अनुसार, तो शक्ति माने शक्ति के अनुसार। और संस्कृत में यही यथाशक्ति, शक्ति मन अतिक्रम में आता है। तो आपको वहां की देखने की जरूरत नहीं, संस्कृत में मत भटकिएगा। आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अनुसार ही पढ़ना है आपको। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार माने शक्ति के अनुसार, शक्ति के योग्य, शक्ति के हिसाब से। ठीक है। आमरण यानी मरण तक। तो यहां पे आ आपने देखा, आ गया पहले। आ क्या है? उपसर्ग है। इसलिए देखियो, अव्ययी भाव अगर आपने पढ़ लिया तो मैं वादा करता हूं अधिकतर प्रश्न अव्ययी भाव से हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लेकिन अव्ययी भाव के साथ साथ पढ़ना आपको सब है, लेकिन अधिकतर अव्ययी भाव से ही पूछे जाते हैं। तो यथाशक्ति देखिएगा और आमरण देखिए, तो इसमें आपको क्या मिला? यथा क्या मिला? ये एक अव्यय पद है। आ क्या है? उपसर्ग है। तो अव्यय और उपसर्ग पहला पद मिल जाएगा तो आपको क्या करना है? अव्ययी भाव ठोक देना है। प्रतिदिन में देखिए, प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो प्रतिदिन में मतलब दिन दिन, हर एक दिन या दिन दिन। अनुरूप में अनु क्या है? उपसर्ग है। तो रूप के योग्य अनुरूप हो जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर देखिए आप, यथा, यथा फिर आ गया है क्रम। तो क्रम के अनुसार, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। यहां पे क्रम लिख लीजिएगा, क्रम के अनुसार। यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? यथाक्रम क्रम के अनुसार। तो यथा क्या है? अव्यय है। क्रम क्या है? आपका संज्ञा यानी पद है, दूसरा पद है, उत्तर पद है। भर पेट में क्या है आपका? भर पेट में पेट भर। तो भर क्या है? भर क्या है? एक अव्यय पद है। और अव्यय आ गया तो भैया अव्ययी भाव हो गया। रात भर, ये भर पहले आए या बाद में आए तो तब भी आपका हो जाएगा। रात भर यानी पूरी रात। ठीक है, पूरी रात। पेट भर, भर पेट। तो भर पेट इधर भर लगे चाहे उधर लगे, आपको ध्यान रखना है, भर दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है। या पदों का बार बार आवागमन हो सकता है, आना हो सकता है। जैसे आपको कह दिया जाए आपसे कहा जाए दिन दिन, दिनों दिन। दिनों दिन में क्या है? दिनों दिन में भी क्या? अव्ययी समास है। अगर आपसे कह दिया जाए रातों रात, रातों रात, या रातों रात कह दिया जाए तो क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगर आपसे कह दिया जाए लूटम लूट, लूटम लूट कह दिया जाए, लूटम लूट कह दिया जाए, लूटम लूट कह दिया जाए। देखिए भरपेट पूछा जा चुका है कई कंपटीशन में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो दिनों दिन हो जाए, रातों रात हो जाए, लूटम लूट हो जाए, पीटम पीट हो जाए, मारम मार हो जाए,
मार काट हो जाए तो ये क्या हो जाता है, नहीं मार काट में तो द्वंद्व हो जाएगा, लेकिन मारम मार हो जाए, मारा मारी हो जाए, ठीक है, हाथों हाथ हो जाए, रातों रात हो जाए, लातों लात हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अब बेईभाव हो जाएगा। ठीक है, यथाक्रम अगर आप देखिए यथाक्रम, यथा आ गया तो समझ गए, यथा संभव यथा आ गया समझ गए, और यथा साध्य तो यथा आ गया आप समझ गए। ठीक है, अब अगर आ गया आजन्म, अब देखिए आ क्या है, उपसर्ग है, जन्म तक आजन्म, आमरण मरण तक आ गया, आ क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग लग गया, पहचान गए आप। यावत जीवनम, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज आई है, यावत जीवनम, यावत मीन्स होता है तक, और जीवनम माने जीवन, यानी जब तक जीवन है, यावत जीवनम, जीवन तक, जब तक जीवन है। व्यर्थ मतलब बिना अर्थ का, व्यर्थ मीन्स बिना अर्थ का, ठीक है, व्यर्थ मीन्स क्या हो जाएगा, बिना अर्थ का, वि अर्थ, तो वि क्या है, उपसर्ग है, वि क्या है, उपसर्ग है, तो वि अर्थ, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वि अर्थ, यानी कि यड़ संधि से हो जाएगा, वि अर्थ यानी व्यर्थ, तो व्यर्थ मतलब वी क्या है, उपसर्ग है, इसलिए तो इस प्रकार आपको अव्ययी भाव के तैयार कर लेने हैं। समझ में आया, अव्ययी भाव के इस प्रकार आपको तैयार करने हैं। अब आता है तत्पुरुष समास, क्या आता है, तत्पुरुष समास आता है। अब तो तत्पुरुष समास में आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद विशेषण व उत्तर पद विशेष्य होता है वहां तत्पुरुष होता है। विशेषण विशेष्य की प्रधानता यहां पर भी होती है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। कर्मधारय में तो होती ही है 100%, लेकिन यहां तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, विशेषण व विशेष्य होता है। ठीक, अनेक बार दोनों पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर भी जैसे आपको लिखा है दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, जैसे राम खाना खाता तो मतलब राम ने खाना खाता, जैसे ने लुप्त हो गया, ऐसे जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा ना कह करके कह दिया गया दही बड़ा, तो दही बड़ा क्या है, दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें क्या हुआ, अनेक बार क्या होता है कि दोनों पदों में जो बीच में आता है पूरा शब्द समूह वो गायब हो जाता है, तो वो जो गायब हो जाता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये बड़े की विशेषता क्या है, दही बड़े की क्या विशेषता कि वो दही में डूबा है, इसलिए बड़ा क्या है, विशेष है, और दही क्या है, दही में डूबा हुआ क्या है, विशेषण है। ठीक है, तत्पुरुष समास दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होते नहीं है, बनते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं आइए समझिए। एक तो संज्ञा और संज्ञा के समास से, संज्ञा और संज्ञा शब्दों के मिलन से तत्पुरुष समास सिद्ध होता, दूसरा संज्ञा और क्रिया मूलक शब्द से बनता है। ठीक है, समझ में आया। तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि अव्ययी भाव, या तो तत्पुरुष से पूछा जाता है या अव्ययी भाव से, या फिर कर्मधारय और बहुब्रीहि के अपवाद पूछे जाते हैं, समझिएगा, या तो तत्पुरुष से होंगे सवाल, या फिर अव्ययी भाव से, या फिर कर्मधारय और बहुब्रीहि के अपवाद पूछे जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं सारी चीजें। संज्ञा के समास से, संज्ञा के संज्ञा यानी संज्ञा और संज्ञा के मिलन से, जैसे कि युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, तो क्या हो गया, संज्ञा, युद्ध भी संज्ञा है और क्षेत्र भी संज्ञा है, तो संज्ञा संज्ञा के मिलन से क्या हो गया, युद्ध क्षेत्र बन गया, युद्ध का क्षेत्र, और बीच में क्या होता है, परसर्ग चिन्ह होता है, इसका लोप होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा जो आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका होता है क्या, लोप। जैसे स्नान ग्रह है तो स्नान के लिए ग्रह है, अब यहां के लिए का है लोप, स्नान में के, स्नान और ग्रह के बीच में के लिए का है गैप, तो स्नान के लिए ग्रह अर्थात स्नानागार या स्नानागार भी कह सकते हैं आप। तो ग्रह भी क्या है, संज्ञा है, स्नान करना क्रिया है, तो यहां पे स्नान ग्रह क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा के समास से हो गया स्नान ग्रह, संज्ञा मिला, ग्रह संज्ञा मिला, तो क्या हो गया, स्नान ग्रह। और देखिए संज्ञा से क्रियामूलक शब्द, जैसे कि शरण में आगत, शरणागत, शरण में आगत, शरणागत, ठीक है, स्नान के लिए, तो स्नान भी क्या है, स्नान, एक स्नान करना एक क्रिया हो गई, ग्रह क्या है, संज्ञा हो गई, संज्ञा क्रिया का मेल, तो ये दरअसल इधर आना चाहिए था। तो शरण में आगत, शरण में आया हुआ,
शरण में आया हुआ। तो आगत क्या है? ये क्रियामूलक शब्द है, और शरण क्या है? संज्ञा है भाई। शरण क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो शरण में आया हुआ, शरणागत, तो संज्ञा और क्रियामूलक शब्द से बन गया। तो में क्या है यहां पे? देखिए में अगर आपको विभक्ति चिन्ह अगर विच्छेद करते समय यानी विग्रह करते समय समास का अगर आ जाता है आपका कोई भी विभक्ति चिन्ह, जैसे राजपुरुष राजा का पुरुष, तो उसमें का आया तो षष्ठी का हो गया। काकी के कहां का होता है, समझिएगा। तो ये ऐसे बना। अब आगे देखते हैं पूरा विधिवत। पथ से भ्रष्ट अगर आ गया, पथ से भ्रष्ट, तो पथ क्या है? रास्ता क्या है? संज्ञा है। भ्रष्ट क्या है? अलग होना, भ्रष्ट होना, तो क्रियार्थक शब्द हो गया। तो पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग होना, पथ भ्रष्ट, पथात भ्रष्टा संस्कृत में बनता है। संस्कृत के मतलब रखिए, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। ठीक, अब आया विशेष, ये बात आपको समझनी है, ध्यान दीजिएगा। समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, जो कि मैंने अभी बताया। इसके विपरीत, इसके उल्टा, समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से, में, पर, ऊपर को आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी विग्रह करेंगे, जैसे ये समस्त पद है पथभ्रष्ट, तो यहां पे परसर्ग चिन्ह नहीं है। परसर्ग क्या है? ये जो चिन्ह आपके हैं विभक्ति चिन्ह, इन्हीं को परसर्ग कहा जाता है। तो ये परसर्ग उसमें नहीं लगे, ठीक है, ये नहीं लगे। और जैसे ही विग्रह किया तो परसर्ग हमारा आ गया, पथ से भ्रष्ट। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। मृत्यु को जीतने वाला, जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला जैसे मृत्युंजय। और मृत्युंजय कौन? शिव। मृत्युंजय कौन? शिव। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कौन? शिव। यानी कुछ विशिष्ट नियमों के कारण, यहां पे क्या लिखा गया? संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। मृत्युंजय, जैसे यहां पे मृत्युंजय में आप देखिएगा, मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने वाला ना, जय माने जयी, जीतने वाला। और मृत्यु में जो बिंदी लगी है, ये मकार लगा है, ये संस्कृत का है। जैसे विश्वंभर, विश्वंभर विश्व को भरने वाला। तो यहां पे विश्वम, जो विश्वम में, जैसे ये अब देखो ऐसे लिखा है विश्वम, तो ये कहां का शब्द है? ये विश्वम कहां? संस्कृत का है ना। तो इसमें क्या है? विभक्ति का लोप नहीं हुआ। विश्वम क्या है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक है, तो इसका लोप नहीं होगा। मृत्युम लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? मां का लोप नहीं हुआ, सीधे ले लिया गया। ये यहां पर ये बात कही गई, विशेष बात, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे लिखा है कर्म कारक में, आइए कर्म कारक में, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में कर्म तत्पुरुष, देखिए इसको आप क्या कहेंगे? ये है आपका कर्म कारक और कर्म तत्पुरुष। ये देखिए कर्म तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय तत्पुरुष भी इसको कहा जाता है संस्कृत में। तो आपको क्या ध्यान देना है? कर्म तत्पुरुष। जैसे गिरह कट, गिरह को काटने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। तो को आ गया तो कर्म तत्पुरुष हो गया। क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्गवास, या स्वर्ग में, स्वर्ग को वास या स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्गवासी, स्वर्ग में जाने वाला, जो स्वर्ग में निवास करने वाला, स्वर्ग को जो प्राप्त हो गया उसी को कहेंगे स्वर्गवास, ठीक है। स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, है ना। चलिए, करण जो है तृतीय आता, तृतीय आता, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है? मन चाहा, मन से चाहा या मन के द्वारा चाहा, से या के द्वारा, से या के द्वारा निकल आए तो करण तत्पुरुष हो जाता है। जैसे मन से चाहा, मन चाहा। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, या बिहारी के द्वारा रचित, या बिहारी से रचित। तो बिहारी के द्वारा रचित, तो के द्वारा या से आ जाए तो करण तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष कहेंगे। अब आता है संप्रदान, ठीक है। अब संप्रदान देखिएगा, संप्रदान क्या होता है? संप्रदान देखिए, रसोई के लिए घर, संप्रदान के लिए होता चिन्ह, क्या होता है? संप्रदान के लिए। तो संप्रदान तत्पुरुष में रसोई घर, यानी रसोई के लिए घर पर विग्रह होगा। देखो यहां पे भी के लिए आया, मार्ग वे, मार्ग के लिए वे। ऋण मुक्त, ऋणात मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्त, है ना। तो यहां पे से आ गया। तो संप्रदान, ऋण से मुक्त भी, ऋण से मुक्त में क्या होगा? ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त माने संप्रदान में ही आएगा ऋण मुक्त, ठीक है।
अपादान देखिएगा, देश निकाला, देश से निकाला, अपादान माने अलग होना, ठीक है, अपादान माने अलग होना, तो देश निकाला, देश से निकाला गया तो वो देश से अलग हो गया, ठीक है, देश से अलग हो गया। और ऋण मुक्ता, ऋण से मुक्त, ऋण के द्वारा मुक्त हो गया, वो ऋण से मुक्त हो गया, ठीक है, उसमें ऋण नहीं रहा, वो ऋण से अलग नहीं हुआ, ऋण से मुक्त हो गया, यानी ऋण से उऋण हो गया, वो अलग हो रहा है। तो यहां पर भी अपवादित है थोड़ा सा, तो ये इसको क्या करेंगे आप, इसको रख लेंगे अपादान में, ठीक है, अपादान में इसको आप रख लीजिए, इसको कहां रखेंगे, अपादान में रख लीजिए, ऋण से मुक्त, ठीक है। चलिए, तो देश निकाला, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग होना, ऋण उससे अलग होगा भाई, सीधी सी बात है। संप्रदान क्या होता है, गंगा जल, गंगा जल संप्रदान तो आप जानते हैं, के लिए को, गंगा का जल, है ना, और दीनानाथ, दीनों के नाथ, समझ गया, दीनों के नाथ और दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ। अधिकरण क्या होता है, नगरवास, यानी नगर में निवास, में पेपर ऊपर किस में आता है, अधिकरण में आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या आया, अधिकरण नगरवास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती, में पेपर ऊपर, आप बीती बहुत बार आ चुका है, ये समझिएगा, आप पर बीती अधिकरण है, तत्पुरुष समास है। नहीं तत्पुरुष क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपको लगेगा कि अव्ययी भाव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस शब्द में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे असभ्य तो न सभ्य, यहां ध्यान दीजिए, ये आ क्या है, उपसर्ग भी है, लेकिन अव्ययी भाव नहीं है, क्या है, तत्पुरुष है। कौन सा, नहीं तत्पुरुष। नहीं माने ना, आ का योग ना से होता है, ना के अर्थ में आ लगाया जाता है, अन लगाया जाता है। अनंत है, अनंत है यानी न अंत, जिसका कोई अंत न हो। अभाव है, न भाव। असंभव है, न संभव। बात समझ में आई, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। अब आते हैं कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास क्या कहता है, यहां का लिख गया है जबकि का नहीं होना चाहिए, यहां पे कर्मधारय समास ऐसे लिख लीजिए। कर्मधारय समास समझिएगा, तीसरा समास कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे समझिए, कभी कभी, अब यहां पे नोट समझिएगा, हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले विशेषण बाद में भी आ सकता है। पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है ना, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण हो, विशेषण विशेष हमने पहले ही बताया था, उपमान उपमेय हो, यानी उपमान उपमेय उपमा अलंकार का उदाहरण की तरह, ठीक। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, पुरुष उत्तम है, जो पुरुष उत्तम, उत्तम क्या है, विशेषण है, और पुरुष क्या है, संज्ञा है। संज्ञा और विशेषण, विशेष्य और विशेषण, ठीक है, संज्ञा यानी यही विशेष्य। ऋषिवर, ऋषि अर्थात वर माने श्रेष्ठ, जो ऋषि श्रेष्ठ है वही क्या है, ऋषिवर। ऋषि क्या है, विशेषण है, और वर क्या है, श्रेष्ठ, ठीक है। नहीं, यहां पे उल्टा हो गया भैया, देखिए सॉरी, यहां पे आपको संज्ञा लिखना, ऋषि क्या है, ऋषि एक है संज्ञा, ठीक है, और विशेषण क्या है, वर माने होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ क्या है, विशेषण है, ठीक है। इसलिए ऋषिवर क्या है, ऋषि संज्ञा है, नाम है, और वर क्या है, विशेषण है। परमानंद, परम है जो आनंद, तो परम क्या है, आनंद, आनंद की विशेषता क्या है, वो परम है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की क्या विशेषता है, नीला कंठ है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की क्या विशेषता है कि वो महान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला कंठ, तो जो कंठ नीला है तो नीला क्या हो गया, देखो काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, बैंगनी, कलर आ जाए, गुण आ जाए, श्रेष्ठता बतलाई जाए तो क्या है, विशेषण होता है। तो नीला कंठ, कंठ की विशेषता क्या, नीला है। नील कमल, कमल की विशेषता क्या, नीला है जो कमल, जो कमल, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है जो वस्त्र, अंबर मीन्स होता है वस्त्र, अंबर मीन्स आकाश भी होता है, अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है। महादेव, महान है जो देव, यानी ऐसा देव जो महान है, वो महादेव। तो देव क्या है, संज्ञा है, और महान क्या है, विशेषण है।
नील गाय, नीली है जो गाय, गाय क्या है विशेष्य है और नीली क्या है विशेषण है, विशेष्य कह लो या संज्ञा कह लो, ठीक है। तो ऐसे आप समझना। अब द्विगु समास आता है, संख्या पूर्व द्विगु, हमने बताया था पूर्व में संख्या हो, संख्यावाची, यानी जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह या अथवा समाहार का बोध भी होता है। जैसे तिराहा है, तिराहा अर्थात माने तीन राहों का समूह। चौमासा है, 4 मासों का समूह। नवग्रह है, जैसे 9 ग्रहों का समूह। दोपहर है, जैसे 2 पहरों का समूह, ठीक है, समाहार या समूह। ठीक, आप देखिएगा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष क्या होता है? अलुक तत्पुरुष भी समझिएगा, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। विद्यमान रहता है, ठीक है, क्या रहता है? विद्यमान रहता है। तो यहां पे विद्य लिख दीजिए, द्या, विद्यमान रहता है, वहां क्या होता है? वहां अलुक। यानी जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है वो अलुक तत्पुरुष है। यानी आपने अब तक पढ़ा था, क्या पढ़ लिया है? तत्पुरुष के भेद पढ़ लिए, लेकिन अब अलुक तत्पुरुष एक और भेद पढ़िएगा। तो जहां पर क्या है कि चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते, जैसे कि यहां भी हमने आपको बताया था मृत्युंजय। मृत्यु में देखिए मां जो लगा है ये संस्कृत की द्वितीय विभक्ति का है। तो मृत्युंजय में पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, मृत्युम है, अर्थात संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति म मौजूद है। अतः मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष है। इनके विग्रह हिंदी में इस प्रकार होंगे, ठीक है, हिंदी में इस प्रकार विग्रह होंगे। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, विग्रह आप समझिए, लिख लीजिएगा। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, धनंजय धन को जीतने वाला, मनसिज मन से उत्पन्न, मनसिजा मन में उत्पन्न है जो, ठीक है, और ऊट पटांग, ऊट पटांग मतलब जो सही नहीं है, एकदम ऊट पटांग है, ठीक, और बृहस्पति, बृहद है जो पति, वो बृहस्पति, ठीक। तो ये क्या है? ये क्या है? यहां पे क्या है? अलुक तत्पुरुष है, बृहस्पति, ठीक है, ऊट पटांग, ऊट पटांग, बृहस्पति, मनसिज, धनंजय और मृत्युंजय, ये कहां है? अलुक तत्पुरुष हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा अलुक तत्पुरुष पूछेगा, लगा देना, ठीक है। ऊट पटांग मतलब गड़बड़। तो उपपद तत्पुरुष देखिएगा, उपपद तत्पुरुष क्या होता है? जिनका बाद वाला शब्द, देखो बात यह है, हमें सतही नॉलेज नहीं चाहिए, सतही नॉलेज सबको हो गया है, आंतरिक नॉलेज चाहिए, अंदर से चाहिए, अपवाद चाहिए, कठिन चाहिए। जो कंफ्यूजन वाले हैं वो पढ़ो, क्योंकि जो कभी, अब आप इतने कंपटीशन आप खुद ही दे चुके होंगे कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं विचार अपना रखता हूं। विचार ये है कि जब आप तमाम आप कंपटीशन देते हैं, तो जिस दिन आपको ये पता चल गया कि भाई, जिस दिन ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन बनते कहां से हैं, उसी दिन आपका सब कुछ क्वालिफाइड। जिस दिन पता चल गया कि क्वेश्चन बनते कहां से, और क्वेश्चन बनते कहां से हैं, कैसे बनते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप देखिए, हाँ, तो हर टॉपिक का, मान लो मुझे हर जगह से नहीं पता कि क्वेश्चन कहां से बनते, लेकिन इतना जरूर अनुमान हो गया है कि जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जो अपवादित होते हैं, हमेशा प्रश्न वहां से बनता है, बनता है, बनता है। अक्षौहिणी एक ऐसी संधि है जो आपको, उसका क्या होता है, उसका विच्छेद करेंगे तो गुण संधि होगा, अगर उसका आप संधि कर देंगे तो वो पहुंच जाएगी वृद्धि संधि में, वो वृद्धि संधि का अपवाद है, हमेशा वो वृद्धि संधि ही मानी जाती है, अक्षौहिणी, ठीक है। अक्ष उहिनी उसका होता है विच्छेद। तो इस प्रकार अपवाद हमेशा पूछे जाते हैं, और पूछ भी लिया गया था अभी यूपी टेट की परीक्षा में, अक्षौहिणी। तो जिनका बाद वाला, और अधिहरी समास पूछा गया था, अधिहरी, ठीक है, अव्ययीभाव नाम पूछा गया था। तो जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। उपपद क्या तत्पुरुष है? उपपद समझिएगा, उपपद समीप वाला पद, उप माने होता है समीप। तो जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे जा, गा, दा, कार, चर, ज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे दिनकर, ये क्या है? उपपद तत्पुरुष है। जलज, जल में उत्पन्न है जो उत्पद उपपद है, ठीक है, लेकिन ये बहुब्रीहि भी माना जाता है। जलज, पंकज, जलद बहुब्रीहि माना जाता है। जलद बादल को देने वाला,
ठीक है, जल को देने वाला बादल स्वर्ग है, ठीक है, स्वगा, स्वगा मतलब आकाश में चला गया, वो वैकुंठ चला गया स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? उपपद तत्पुरुष, तटस्थ, तट पर स्थित उपपद तत्पुरुष है। नभचर आकाशचारी, उपपद तत्पुरुष। खग, खा में जाने वाला, खा अर्थात आकाश, गामने जाने वाला। महीप, महीप, महीप मतलब राजा। स्वस्थ, स्वास्थ अपने में ही स्थित, ये क्या उपपद? तो दिनकर है, जलज है, जलद है, स्वर्ग है। लेकिन पंकज कहाँ आएगा? पंकज आपका कहाँ जाएगा? पंकज बहुव्रीहि में जाएगा। दिनकर है, जलज है, जल में उत्पन्न, जलज जल में उत्पन्न। पंकज पंक में उत्पन्न, जलज जल में उत्पन्न, पंकज पंक में उत्पन्न, जलद बादल जल को देने वाला। तो ये क्या है? सब उपपद तत्पुरुष है। तो स्वस्थ, ये सब क्या है? विशिष्ट अर्थ रखने के कारण ये बहुव्रीहि शब्द भी हैं। अब आप समझिए, यहां समझिए, अपवाद है ये, अपवाद समझो, ये एक आदि विशिष्ट अर्थ रखने के कारण बहुव्रीहि है। समझ में आया? जा, गा, दा, कार, चर, ज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो आप समझिए, प्रत्यय की तरह आते हैं। वो क्या होता है? उपपद तत्पुरुष। दिनकर में कर है, दिन को करने वाला, बहुव्रीहि समास। जलज, जल में उत्पन्न, बहुव्रीहि समास। लेकिन ये उपपद तत्पुरुष के भी भेद हैं। तो अगर उपपद तत्पुरुष आता है तो बहुव्रीहि नहीं आएगा, बहुव्रीहि आता है तो उपपद नहीं आएगा, वरना ये तो कहां चला जाएगा? कोर्ट में चला जाएगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा यहां पे, भाई स्वर्ग है, तटस्थ है, नभचर है, खग है, महीप है, स्वस्थ है, अपने में ही स्थित रहने वाला। वो क्या है? जो बीमार नहीं होता, स्वयं में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ, अपने में स्थित। तो क्या है जो अपने में स्थित है? वो कौन है? एक अलग व्यक्ति और आदमी है, जो स्वस्थ आदमी है, अन्य पद प्रदान। तो क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो ये समझ में आया यहां पे क्लियर कि दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वस्थ आएगा तो क्या लगाएंगे आप? बहुव्रीहि लगाएंगे। लेकिन उपपद तत्पुरुष है तो उपपद भी ठोक के आना, ध्यान दीजिएगा। लुप्त पद तत्पुरुष, आप समझिए, किसी के पद ही लुप्त हो जाएं तो वह लुप्त पद तत्पुरुष कहलाता है। उसका विग्रह इस प्रकार होता है, समझिए, सीधे सीधे, बहुत लंबा नहीं, यानी किसी के पद ही लुप्त हो जाए। और जब पद लुप्त हैं तो लुप्त पद तत्पुरुष। जैसे तुलादान, तुला के बराबर करके दिया जाने वाला दान। मालगाड़ी, कौन सा तत्पुरुष? यहां देखो मैंने क्या बताया? लुप्त पद। यहां पे लुप्त पद तत्पुरुष है, तत्पुरुष ही आप ध्यान रखिएगा। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, या माल के लिए गाड़ी भी कह सकते हैं। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। पर्णशाला, पर्ण से बनी शाला या कुटिया। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया हो, वी अर्थ, और व्यर्थ अव्ययी भाव भी है, समझिएगा। यहां देखिए, लुप्त पद तत्पुरुष में कुछ अव्ययी भाव आ जाएंगे। तो व्यर्थ क्या अभी हमने पढ़ा था? वी अर्थ, बिना अर्थ का। व्यर्थ क्या है? अव्ययी भाव है। लेकिन ये लुप्त पद तत्पुरुष में भी ले लिया जाता है, लेकिन लुप्त पद तत्पुरुष में अधिकतर नहीं पूछा जाता। ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं। जल कुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, जल कुंभी, जल में रहने वाली कुंभी। तो यह है क्या? कुंभी जो जल में रहती है। मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, क्या है? लुप्त पद तत्पुरुष। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत, 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 पुत्र नहीं, पोत है यहाँ पे क्या है? पोत है, पोत लगाइएगा, ठीक है, जल में चलने वाला पोत, ठीक है, पोत। तो जल में चलने वाला पोत क्या हो जाएगा? जलपोत। आश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस, है ना। जलयान, जल पर चलने वाला यान। लुप्त पद क्या है? तत्पुरुष है। अब आते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व समास बहुत बड़ा समास नहीं है। द्वंद्व समास छोटा सा समास है, सिंपल सा इसका नियम है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। आगा पीछा, आगे और पीछे, ठीक है, आगे पीछे, यहां पे आधा नहीं होगा भाई साहब, आधा नहीं होगा, टाइपिंग मिसप्रिंट बहुत होती है। तो आगे और पीछे, आगे और पीछा, पीछे,
आगा और पीछा ऐसे कर लेंगे, आगा करेंगे भैया, आगे नहीं करेंगे, आगा और पीछा, आगा पीछा। खरा खोटा, खरा या खोटा, देखो यहां पे या लगेगा। दाल भात, दाल और भात। माँ बाप, माँ और बाप। आचार विचार, आचार और विचार। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। भाई बहन, भाई और बहन। घास फूस, घास और फूस, ठीक है, घास और फूस यहां होगा, ठीक है, फूस, घास और क्या हो जाएगा, फूस हो जाएगा, ठीक, तो घास और फूस। अन्न जल, अन्न और जल। हरिहर, हरि और हर, हर मीन्स होता है शिव जी, हरि माने भगवान और शिव जी। दाल रोटी, दाल और रोटी। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। देवासुर, देव और असुर, देखो देवासुर एक में ही आ गया। साग पात, साग और पात। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। दिवरात्रि, दिन और रात्रि। जय पराजय, जय और पराजय। हानि लाभ, हानि और लाभ। सिंपल सा है। द्वंद्व समास के मुख्य 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। बस इतना ध्यान रखना और इसमें बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। अब आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब देखिएगा, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान न हो, यानी अन्य पद प्रधान हो। दोनों पद क्या हो, प्रधान नहीं होते हैं, क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अन्य पद प्रधान न हो, यानी अन्य पद, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है, उसको हम बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। अब आपने पढ़ा था नीलकंठ कर्मधारय समास है, तो अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हैं, तो मुझे जहां तक ज्ञात है कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा, और जब वाक्य दिया जाएगा तो वहां पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। ये नीलकंठ वाले हैं, या नीलकंठ वाला है, या जिसका कंठ नीला है, क्या अर्थ दे रहा। तो अगर नीलकंठ वहां पर शिव जी का अर्थ दे रहा होगा, तो उस वाक्य में आपको लगा देना होगा बहुव्रीहि। और अगर नीलकंठ आपका दे रहा होगा, नीलकंठ मयूर कहीं कह दिया गया, तो आपको कर्मधारय लगाना होगा। लेकिन एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि फंसने वाले हैं, आप अबाधित हैं। चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। पाणी मीन्स होता है हाथ, तो जिसके हाथों में चक्र है वो कौन, विष्णु, अन्य पद। चंद्रमौलि, चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर जी। गजानन, गज का है आनन जिसका, अर्थात गणेश। गजानन माने गणेश, है ना। अब अभ्यास हेतु बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। तो तब तक के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस और संपूर्ण क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अभ्यास के लिए कल तैयार रहिएगा, इससे रिलेटेड हम बहुविकल्पीय प्रश्न अवश्य लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।